सज्जन जी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान आपने भी लगातार बंगाल का दौरा किया था, बंगाल में एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगे नॉर्थ बंगाल के सबसे ज्यादा जिलों में, उसके बाद से ये था कि यूसीसी आना चाहिए। क्या उसी की एक मुख्य वजह है कि बीजेपी के लिए सरकार ने जैसे ही गठन किया 6 महीने का वक्त लिया था, उससे पहले ही लेकर आ रही यूसीसी? नहीं, देखिए, एक तो वो बात है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, तो चाहे नॉर्थ बंगाल की बात हो, चाहे उत्तर और दक्षिण 24 परगना की बात हो, वैसी स्थिति को देखते हुए बात आ रही थी कि ये एक डेमोग्राफिक जो चेंज है वो कल्चरल चेंज भी ला रहा है और लोगों में चिंता थी। लेकिन उसके साथ देखिए, जो जब आपका क्रिमिनल कोड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो सिविल कोड जो है वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो? ये तो आपके संविधान की बात है। ये तो शाहबानो मसले से इसकी शुरुआत धीमे धीमे हो जानी चाहिए थी। उस समय इसे रिवर्स किया गया, जब उस समय कांग्रेस की राजीव गांधी थी और उनके कुछ मंत्रियों के दबाव में और राजनीतिक और चुनावी कैलकुलेशन से बदला गया। तो वैसी स्थिति में और जगह हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पे बात आ रही है। देखिए, बंगाल से कुछ एक चीजें लोग गौर नहीं करते हैं कि अंडर एज लड़कियों की जो शादी की बात होती है, कम मतलब जो उम्र से कम, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा उसमें कई साल पिछले एक दशक से सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें कम, और उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें ज्यादा है, उन एरियाज में ज्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। तो आप देखिए ये सब, और उन सारी चीजों को आप ढकने की कोशिश करते हैं कि साहब हमारा पर्सनल लॉ है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि अब धीरे धीरे समाज में ये बात आ रहा है कि जो कानून है, सिविक कानून है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चल, उसमें एक्सेप्शन है कि आदिवासी एरियाज को आप बचाते हैं और बहुत सारे वैसे आपने अच्छा जिक्र किया। जो देखिए, एक तो मैंने डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, वो एक अहम था। आपने कहा कि जो कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, 10 साल से ऊपर से पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है, और मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह एरिया इस इलाके में सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि अगर यूसीसी को एक एक करके राज्य क्यों जा रहे हैं, बीजेपी के जितने राज्य हैं सब एक साथ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक है कि उत्तराखंड में लागू हुआ है, गोवा में तो पहले से ही था, गुजरात, असम में तो बिल पास हुआ है। हाँ, तो बाकी तो और राज्य में क्यों नहीं लागू करते? देखिए, ये बीजेपी एक स्ट्रेटजी के तहत कर रही है। अगर जैसे ही आप एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में कानून ले आएंगे, वैसे ही उसका बहुत बड़ा विरोध का एक मुद्दा बनेगा। भारत की विविधता, सांस्कृतिक धार्मिक विविधता, इन सब चीज़ों को लेकर के, और फिर उसमें आपको साउथ के स्टेट्स का विरोध आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विरोध आ जाएगा, तो फिर वो स्टक हो सकता है वो कानून। नॉर्थ ईस्ट भी तो एक बड़ा अलग तरह का स्टेट है ना, वहाँ कई तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो वो स्टक होने का खतरा है। तो आप क्यों उस तरह के फंसने में, विवाद में जाएं? एक एक करके अगर स्टेट टू स्टेट आप लागू कर देते हैं कानून को, और उसके बाद फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी ले आना चाहें, एक ये कारण है। लेकिन आप समझिए, जो सबसे पहला मुद्दा था, हम लोग और एक दिन चर्चा कर रहे थे, वो था 3 तलाक का। वो तो भारत सरकार ने निपटा दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक अवैध हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने उसको आपराधिक भी बना दिया कि सजा होगी। तो एक मामला वो निपट गया। अब 2 ही मुख्य मामले हैं अमित जी, जिसका अभी हम लोग, जिसमें एक मामले का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बाल विवाह, और दूसरा है बहुविवाह और हलाला। ये पोलीगेमी, हलाला तो, और वो तलाक जैसे खत्म हुआ, वैसे हलाला का मामला अपने आप काफी हद तक सेटल हो गया है। हालांकि 3 तलाक एक बार में बोलने पर वाला मामला खत्म हुआ है। 3 तलाक 3 बार अगर अलग अलग महीनों में बोला जाता है, 3 महीने का वक्त लेके वो अभी भी वो प्रचलन में है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएगा, बहुविवाह पर रोक लगे और बाल विवाह पर रोक लगे। ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। स्त्रियों की गरिमा, उनकी मर्यादा, उनके सम्मान, इन सामान्य मानवीय मर्यादा के से घिरा हुआ काम है ये, कि आपको ये इजाजत मिले कि आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं बिना तलाक लिए। और दूसरा ये कि एक निर्धारित उम्र से कम लड़कियों की शादी की जाए। इससे उनका जो शारीरिक नुकसान होता है, उनका जो पढ़ाई लिखाई का नुकसान होता है, उनका करियर समाप्त होता है, उसकी संभावनाएं समाप्त होती है, ये सब अपनी जगह है। ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी अगर आप इस तरह के कानून को लागू करते हैं। संपत्ति और उत्तराधिकार, ये सब चीजें तो है ही। स्त्रियों को बराबर का अधिकार मिले, ये भी सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल पर सेटल है कि घर में अगर पिता की संपत्ति में बेटा बेटी दोनों का समान अधिकार होगा। लेकिन समान नागरिक कानून आने से ये और सार्वजनिक विमर्श में ये चीजें आएंगी, लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। तो ये 2 इशू हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, पोलीगेमी, बहुविवाह और बाल विवाह। ये दोनों चीजें सेटल होंगी, स्त्रियों को उनका सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेंगे, और ये जो इससे डेमोग्राफिक वाला मामला भी चेंज होगा। ये बहुविवाह से आप देखिए, अलग से कानून ले आने वाले थे हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, बहुविवाह को रोकने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए भी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये दोनों चीजें अपने आप उस कानून के दायरे में आ जाएंगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास खाली करने के लिए दिए गए नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि लालू राबड़ी अपने बेटे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास के
सामान की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत कई सामान हटाए जा चुके हैं। भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा का आखिरी दिन है। सरकार पहले ही 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर चुकी है, लेकिन उन्हें अब तक इसका कब्जा नहीं मिल पाया है। सज्जन जी, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्तित्व के लिए, हस्ती के लिए, वो जिस जगह पे रहता है और सालों से रहता है, उसकी अहमियत कितनी होती है कि लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते? क्या वजह रहती है? नहीं, देखिए, एक तो अहमियत ये होती है कि आप वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री 2005 की बात है, नीतीश कुमार जीते, तो एक अणे मार्ग में उस समय भी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया था। नीतीश कुमार एक अपना सहृदयता दिखाते हुए कहा कि आप जब तक रहना चाहे रहिए। वो बात थी, उस समय लोग कहते हैं कि उनका कहना था हमने कुछ फसल वसल लगाए, अभी उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम है। लेकिन यहाँ पे बात देखिए, ये एक तो 10 सर्कुलर रोड जो है बिल्कुल वो पटना के जो राजनीतिक गलियारे हैं, मुख्यमंत्री आवास वगैरह सबके बिल्कुल बगल में है। लेकिन उससे ज्यादा बात क्या है कि इसमें एक राजनीतिक अपरिपक्वता नजर आ रही है। निश्चित तौर पे आपका आधार अब कम हो चुका है, आपकी व्यवस्था जो है विधायकों के हिसाब से राजनीतिक वजन कम हो चुका है, तो सरकार को ये अधिकार है कि वो आपका वो बदल दे एड्रेस। तो उन्हें 39 हार्डिंग रोड पे वो जो आवास है वो दिया गया है। उसके बारे में कुछ मान्यताएं भी हैं कि ये शुभ नहीं है, जो मानते हैं, जैसे नोएडा के बारे में योगी से पहले मुख्यमंत्री मानते थे, तमिलनाडु में एक मंदिर के बारे में कि फ्रंट से अपना जाए, वो सब भी मान्यता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये तो ऐसा मौका है कि जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, राबड़ी देवी हो, बाकी लोग हो, उसे भुनाना चाहिए था कि साहब हम तो झुग्गी झोपड़ी में जाके रहेंगे, अपने घर में जाके रहेंगे, लोगों के बीच चले जाइए। जब आप जिद करते रहते हैं कि ये बड़ा आवास है और वो छोटा आवास है जो मिल रहा है, रहने लगेंगे, तो ये भी दिखाता है कि आपका जो एक लोगों के बीच में जाके उनके साथ जो सरोकार करके राजनीति करने का जो एक प्रयास होना चाहिए था, आप वहां पे उल्टी कर रहे हैं कि लोगों के बीच में मैसेज किया जाएगा कि बड़ा बंगला है, उसे नहीं छोड़ना चाह रहे। तो अजीत जी, अगर दे भी देते, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो क्या दिक्कत होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर क्यों बदल रहे हैं? वही, एक तो सरकार की तरफ से एक जिद कर ली गई कि हम हटाना चाहते हैं आपको वहां से, क्योंकि वो जगह आइडेंटिफाई हो गई थी 10 सर्कुलर रोड। मतलब राबड़ी देवी का आवास मतलब 10 सर्कुलर रोड, जैसे 10 सोनिया गांधी का आवास मतलब 10 जन, प्रधानमंत्री का आवास मतलब 7 रेस कोर्स रोड। तो ये सिर्फ स्थानों के नाम नहीं होते हैं, एक सिर्फ नंबर नहीं होता है, ये एक पावर सेंटर की तरह डेवलप होते हैं। और बिहार भर का जो आरजेडी का कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि लालू राबड़ी का आवास है। और दूसरी ये जो साजिश थ्योरी हर जगह चलती है, हमको उस पर यकीन नहीं है, लेकिन ये था कि बगल में 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार रहने वाले हैं, तो 10 सर्कुलर रोड से बहुत नजदीकी हो जाएगी। हालांकि हमको इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रहता, तो सरकार को खाली नहीं कराना चाहिए था। लेकिन अगर खाली करा भी लिया गया, तो अब उनको अभी उनको मिला हुआ था विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते, और उनकी वो हैसियत अभी भी है। इसके बावजूद सरकार ने खाली करा लिया। तो एक तो वही था कि आइडेंटिफाई था, वहां से सहजता से लोग आ जाते थे, बड़ा बंगला अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, लालू यादव की सेहत के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, इस वजह से नहीं छोड़ना। अजीत जी, कहा जाता है ना कि मकान जो होता है तब तक ढांचा रहता है जब तक उसके अंदर लोग ना रहें। जहां परिवार के साथ रहते हैं वो घर बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जो मकान, जो ढांचा है, उसकी अहमियत होती है, उसके एड्रेस की ज्यादा अहमियत होती है बनिस्बत कि लोग उसके अंदर कौन रह रहे हैं।